इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो जिनका भी आंसर पता होगा वो हमें कमेंट करके बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो इनको एओ योम भी कह देते हैं शॉर्ट में। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन योम। ये जो है अंग्रेजी सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसकी स्थापना कब की थी? तो सन 1884-85 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन इनमें कि ये पूरी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जिनको आंसर पता होगा वो हमें कमेंट करके बताते जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो जो महात्मा गांधी थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए जो महात्मा गांधी थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष में की थी? 1924 में। और 1924 में जब ये अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था तब ये जो मीटिंग हो रही थी वे कहाँ पर हो रही थी? बेलगांव में हो रही थी। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं हम। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इनके द्वारा जो 1924 में बेलगांव में अध्यक्षता की गई थी वह कौन से नंबर का अधिवेशन था? 40वें नंबर का अधिवेशन था। देखते हैं यहाँ पर 1923 में जो विशेष अधिवेशन हुई थी वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता, और ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 1923 में 39वां जो अधिवेशन हुआ था उसको मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। कहाँ पर? काकीनाडा में। और नेक्स्ट है यहाँ पर 1922 जो कि 38वां अधिवेशन है, ये देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया था? गया में। अब देखिए 1925 में जो 41वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, और ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जो हमारा राष्ट्रगान है इसको सबसे पहले कब और कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ? कलकत्ता में। तो जो राष्ट्रीय गान है वह सबसे पहले 27 दिसंबर को 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया था, और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में ही गाया गया था। तो ये सभी बातें याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोल रखा है कि जिसको भी आंसर पता होगा वो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? देखिए वहां पर कब और कहाँ पूछा था, और अभी पूछ रहा है कब गाया गया था। तो हम जस्ट पढ़े हैं इसलिए हमें याद है। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए याद हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या काम किया था? देखिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वही हम लोग लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं उसको, तो ये 1916 में हुआ था। तो यहाँ पर जो ऐसा क्या चीज हुआ था उसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1916 की जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हमें देखते हैं, कुछ समझ में आएगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। तो इस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 1916 ईस्वी तक बना रहा। और जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और ये विभाजन 1916 तक बना रहा, क्योंकि 1916 में फिर जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी वो फिर से एक हो गए थे। अधिवेशन ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया था। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आपसे अगर पूछेगा कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो क्या नाम हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार। दिसंबर 1916 ईस्वी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग था इसलिए मुस्लिम लीग से लीग लिया गया और कांग्रेस के बीच हुआ तो कांग्रेस लिया गया, इसलिए इसको कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं। तो सारी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर 85 नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते? 84 लगाते। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? AO एलियन, और इनका अगर फुल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी के द्वारा किया गया था। इनका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तथा उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरी। प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोकुलदास जो संस्कृत विद्यालय है, स्कूल है, ये कहाँ पर है? ये है बॉम्बे में, मुंबई में इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ है। तो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वह हो रहा था लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ संधि, लखनऊ समझौता कहा जाता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांगों को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना इसका प्रमुख था और दोनों एक साथ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9th नंबर का, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता मिली है, वह कौन सी है? 1924 में बेलगांव। ये जो है 1925 कानपुर या सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की थी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण भी कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा मध्यम चरण भी कहा जाता है इसको। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उत्तरदायी एवं आतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। अब हम देखते हैं स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या लिखा है। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो क्या हो जाएगा? कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो इस एक्सप्लेनेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वह यह है कि जो बंगाल विभाजन हुई थी 1905 में, तो उस समय जो वायसराय थे वो तो लॉर्ड कर्जन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान
वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 13 नंबर का, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो जो बंगाल का विभाजन है इसको लागू करने का जो निर्णय था यह कब का था? आंसर है 19 जुलाई 1905 को। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के काल में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। दोनों ही डेट याद रखेंगे। जब अगर लागू करने की घोषणा पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए जो निर्णय की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी और कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। तो दोनों की याद रखेंगे, घोषणा कब हुई 19 जुलाई, लागू 16 अक्टूबर। इस विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। यानी कि उस समय उनका उद्देश्य जो था कि वहां पर फुट डालो की नीति अपनाई गई थी। उस समय जो भारत में मुसलमान थे और हिंदू थे वो दोनों आपस में एक साथ भाईचारे के रूप में रहते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा देखा नहीं जा रहा था। इसलिए इन दोनों में फुट डालने के लिए उन्होंने बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मैंने थोड़ी देर आपको बताया है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, नाम हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चालू किया गया था। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं और भी कई चीजें पता चलेगी। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए एक जो बैठक हुई थी उसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। जबकि जो बंगाल विभाजन है इसको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। तो दोनों को याद रखेंगे, शोक दिवस और राखी दिवस ये किसके सुझाव पर मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का ही उपयोग करेंगे, तो इसको कौन सी आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेजी सामान था उसका बहिष्कार किया गया और इनके द्वारा शपथ लिया गया कि हम जो भी चीज यूज करेंगे वो सिर्फ हम भारत के द्वारा ही बनाई गई चीजों को यूज करेंगे। विशेषकर इसमें कपड़े के बारे में बोला गया है। तो ऐसा कौन से आंदोलन में हुआ था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान चालू हुआ था। तो अब देखते हैं 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन था उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन करने के पीछे उनका कुछ उद्देश्य था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं था? तो देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है
कि बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, तो यही इनका मकसद था। दूसरा था बांटो और शासन करो, तो बिल्कुल सही है, ये फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात लिखी हुई है कि ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, बिल्कुल गलत है। इस उद्देश्य से उन्होंने बंगाल का विभाजन नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ाना, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। तो इसके दौरान उन्होंने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया और 7 अगस्त 1905 ईस्वी कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया, जबकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। और किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर। तो सारी चीजें याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण भारत में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत किस वर्ष गए थे? तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ पर इसको भी याद रखेंगे, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। ठीक है, सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए थे। इनको ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो कौन है अमेरिकी जीवनी जिनके लेखन जो ये लेखक थे और इनके द्वारा असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, ये जीवनी लिखा गया? तो ये थे लुईस फीसर। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फीसर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो वो अमेरिकी जीवनी लेखक कौन है? लुईस फीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के ही राजनीतिक गुरु थे। और फिर जो महादेव गोविंद रानडे थे उनके शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था। भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता था? नाम याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के ही राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे, जिनको कि शॉर्ट में FG रानडे भी कहते हैं। तो याद रखेंगे
जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया गया था कर्नाटक के बेलगांव का, और वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर का, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो किस वर्ष में रंग भेद के कारण अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरसबर्ग से रेलवे स्टेशन जिसका नाम है वहां से बाहर फेंक दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1893 में, जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन किया गया था, और उसका नाम क्या था? बेलगांव अधिवेशन, जो कि बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और 21 सन में किया गया था? 1924 में। और जो अधिवेशन था उसका नंबरिंग कौन सा था? 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा व्यवसाय। जो गांधीवादी दर्शन है वह क्या क्या है? अहिंसा का दिया था उन्होंने, ब्रह्मचर्य का दिया था, सत्याग्रह का दिया था, लेकिन व्यवसाय का नहीं दिया था। तो अभी नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय इनका गांधीवादी दर्शन नहीं था। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हुए तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं। तो गांधी जी ने आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हुए व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में जो सत्याग्रह हुआ था उसका नाम क्या है? वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न की बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तीन गठिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि हर 20 हिस्से में से 3 हिस्से में किसानों के द्वारा नील की खेती करने को अनिवार्य कर दिया गया। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो ये भी याद रखेंगे कि जो चंपारण विद्रोह हुआ था उसी के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा है इसकी स्थापना क्या कब की थी? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य
इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया था। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग पर जोर दिया था। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से हो, न कि मत गिनती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो महात्मा गांधी के लिए जो खादी थी वो एक भारतीय मानवता की एकता और आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खादी। एक्सप्लेनेशन फिर से हम एक बार देखते हैं कि महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि MK गांधी भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो देखिए यहाँ पर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। ये सारी बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त में नहीं है? तो गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कुछ आदर्श गांव के बारे में, तो उनमें कौन कौन से शर्त होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा शर्त उसमें नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जिनको भी आंसर पता होता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आदर्श गांव के बारे में उन्होंने बताया था उसमें भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो शर्त कौन कौन सी एक बार हम देख लेते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन भी आए तो हमसे बन जाए। तो उनके आदर्श गांव की शर्त में पहला जो था इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। जो जात पात होती है उसका भेदभाव समाप्त होना चाहिए। दूसरा शर्त था भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो शर्तें थी, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए। चौथा जो शर्त था वह था आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। तो ये 4 शर्तें उसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? 1853 में। और भाप से चलने वाली जो जहाज थी SS सफारी, इसके द्वारा वे गए थे। और कहाँ पर पहुंचे थे वे? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक समुदाय
सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो डरबन में उन्होंने एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो कौन सी बस्ती थी? उस बस्ती का नाम था फॉनिक्स। डरबन के फॉनिक्स में उन्होंने सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी और सन भी याद रखेंगे कब? 1904 में। यह डरबन कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। जो किसके लिए था? नील की खेती के विरोध के लिए, जो तिनकठिया पद्धति चालू हो गई थी उसके विरोध के लिए। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण नामक जो जगह है वह बिहार में स्थित है। तो यहीं पर स्टार्ट हुआ था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि क्षेत्र पर 3/20 में नील की खेती करनी पड़ी थी, जिसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, इनके द्वारा जो दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था वो लगभग 24 दिन चला हुआ था। 6 अप्रैल को दांडी मार्च खत्म हुआ था और स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। तो दोनों ही डेट याद रखेंगे। और कितना दिन तक? 24 दिन तक। और इसमें देखिए 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा इन्होंने स्टार्ट किया था, जो किससे रिलेटेड था? नमक कानून के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो देखिए, जो महात्मा गांधी थे उन्हें महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनको राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रस्तावित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एडी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे। तो अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था इसके पहले उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया था, तो इस प्रस्ताव को सबसे पहले एडी बेसेंट ने विरोध किया था और प्रमुख रूप से विरोधी कौन रहे हैं? CR दास। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से जो प्रस्ताव था ये पास हो गया। और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, इसको कब वापस ले लिया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को।
चौरा चौरी कांड हुई थी कहाँ पर? गोरखपुर में। और यहाँ पर हिंसक घटना हुई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस चौरा चौरी की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों मारे गए थे। और इसी से जो दुखी होकर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौरा चौरी भारत के किस राज्य में हुआ था? तो हमने अभी देखा कि गोरखपुर में हुआ था, और ये गोरखपुर है कहाँ पर? तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जो चौरा चौरी कांड हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी कहाँ पर? यूपी के गोरखपुर जिले में। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, और इसी भीड़ ने क्या किया था, जो पुलिस चौकी थी उसको जला दिया था, जिसमें जो 20 या 22 पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी जो थे घायल भी हो गए थे, मारे गए थे, सॉरी 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की जो घटना हुई थी वो 1922 में ही हुई थी, लेकिन इसका डेट क्या था? 5 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, किस जिले में घटी थी? तो ये देखिए ये यूपी के कहाँ पर? गोरखपुर में हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये शुरू कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो था नमक कर के विरुद्ध में। तो देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 गांधी जी के द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरोध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान से शुरू की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी जो दिया गया था, तो 11 सूत्री चेतावनी गांधी जी के द्वारा वायसराय को दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला क्या है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो देखिए यही दोनों सही है। तो भू राजस्व में 50% की कमी होनी चाहिए और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए। ये दोनों बातें उसमें 11 सूत्री में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 को प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। तो देखिए इनमें जो 11 सूत्रीय मांग थी उसमें क्या क्या लिखा गया था कि जो भू राजस्व था उसको आप लोग 50% कम कर दीजिए, यह लिखा गया था। दूसरी यहाँ पर लिखी गई थी राजनीतिक जो कैदी बनाकर आप लोगों ने रखा गया है उनको रिहा कीजिए। तीसरी, डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, जो डाक आरक्षण बिल था उसको पास किया जाए। नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार जो है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। नेक्स्ट है रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात जो है उसको नियंत्रित किया जाए। रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेश की जाए। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं तथा सेना की व्यय में 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दी जाए। CIT विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो तथा उसे
खत्म कर दिया जाए, शस्त्र कानून के में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु तैयार रखने का लाइसेंस भी दिया जाए। तो ये 11 बातें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि उनकी 11 सूत्रीय मांग में क्या क्या लिखा गया था ये आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सके। अब हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इनमें से कौन है ऐसे जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस पर द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या दिया हुआ है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा लिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली जो थी वो स्वयं पर दाग कर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क था उसका नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। आगे हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो ये जो लेख है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखा गया है द फिलोसफी ऑफ द बम, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना या आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन जो है उसके जो नेता प्रमुख थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी या गदर आंदोलन के नेता थे। अब देखिए जो गदर पार्टी थी वो गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की उद्देश्य से बना एक संगठन है जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में है। यहीं पर इस पार्टी की स्थापना हुई थी और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। और ईयर भी याद रखेंगे, कब हुआ था? 1913 में।
और जगह का नाम अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन की उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर देखिए, जिसको भी आंसर पता होगा वो साथ साथ कमेंट करके बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जतिन दास। जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी जेल में ही, कितना, 64 दिन की उपवास के बाद। और इन्होंने एक क्रांतिकारी नेता के नहीं बल्कि एक राजनीतिक बंदियों के रूप में क्या की थी, इलाज की मांग की थी। देखिए यहाँ पर जो जतिन दास जी थे वो HSRA के क्रांतिकारी थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा जो है चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49 नंबर का। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्स फोर्ट पर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट थे उन पर बम मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। 1908 ईस्वी में DH किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड तो बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु जो खुदीराम बोस थे वे गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और देखिए यहाँ पर सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, खुदीराम बोस थे। ईयर भी याद कर लीजिएगा, 1908 में आयु कितनी थी इनकी, सिर्फ 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुक्ति भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुक्ति भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए वीर सावरकर के द्वारा मुक्त भारत समाज की स्थापना की गई थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया, उनमें ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्ति भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की थी। तो दोनों को आप याद रखिएगा, यहाँ पर पहला क्या था, अभिनव भारत, और दूसरी मुक्ति भारत समाज। इसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए वीडी सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी, और किताब का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, जिनको आंसर पता हो बताते चलिए। देखिए फर्स्ट में राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है, तो ये काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1925 में हुआ था। दूसरा है यहाँ पर सूर्यसेन, सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापा से है। अरविंद घोष संबंध है अलीपुर बम मामले से, और भगत सिंह इनका संबंध है लाहौर षड्यंत्र मामले से। तो ये सारों को याद रखेंगे।
इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे। ये भी याद रखिएगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांति थे और इनका संबंध किससे है? काकोरी केस से है। तो इन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन को काकोरी में लूटा था और चटगांव आर्मरी रेड की स्थापना सूर्यसेन दा या मास्टर दा ने की थी। इन्हीं का नाम है सूर्यसेन दा और इनको बोलते हैं मास्टर दा। तो जो चटगांव आर्मरी रेड है इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया गया और यही विद्रोह क्या कहा गया? चटगांव छापा के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर जो षड्यंत्र केस है ये कब हुआ था? 18 मई 1908 ईस्वी को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरविंदो घोष छूट गए और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगिनी पत्र निकाला था। इनके पत्र को याद रखिएगा, कर्मयोगिनी पत्र। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया? अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बच गया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा पर बम फेंका। इसी कारण उन पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो गदर पार्टी जो आरंभ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि 1913 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। ठीक, इतनी बातें इस केस से याद रखिएगा। तो इसके प्रारंभ होने का जो प्रमुख कारण था वह था, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो यहाँ पर जो गदर क्रांति है इसके प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, क्योंकि ब्रिटिश पर अगर संकट आएगी तो उनका ध्यान भारत से हटेगा और यह भारत के लिए क्या होगा? अच्छा साबित होगा। तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल द्वारा किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाए गए? सोहन सिंह भकना को बनाए गए। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कमाटा गामरू कांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति प्रारंभ होने का कारण है। तो ये दोनों ही कारण है कि गदर क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? तो चंद्रशेखर जो आजाद है इनको लड़ाई करते हुए कहाँ पर शहीद हो गए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के भीतर और बाहर
दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, भारत के भीतर और बाहर दोनों ही जगह में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर पूरी हमको जानकारी मिलेगी कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसैन में हुआ था। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए थे तो हाथरस के राजा हरिनाम सिंह ने उन्हें गोद लिया। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम से जाना जाता है, में हुई। इन्होंने चारों धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माना। इसी कारण इनका नाम पीर प्रताप पड़ा। तो देखिए, राजा महेंद्र प्रताप का नाम राजा क्या पड़ा? पीर प्रताप पड़ा था। इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सन 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो उस समय जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा गुप्त समाज की स्थापना की गई, उसे किस नाम से जानते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मित्र मेला। देखते हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो कौन हो जाएंगे? किंग्सफोर्ड। तो यहाँ पर देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले सबसे पहले जो क्रांतिकारी नेता बने वो यही खुदीराम बोस बने। और जब इनको फांसी दी गई तब इनकी जो उम्र थी वो केवल और केवल 15 वर्ष की थी। ठीक, तो सबसे इतनी कम आयु में इन्होंने क्रांतिकारी नेता बनकर दिखाया और अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किए, तो इनको याद रखिए जरूर। नेक्स्ट है यहाँ पर, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर का, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित मुस्लिम शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार, नाम था डपारा पुलिस लाइन, में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसमें
भारत में जो संघीय शासन की व्यवस्था दी गई है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई थी। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल और कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था, विधानमंडल के सदस्य होते थे और उसके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका मतलब भी वही है कि संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन व्यवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित की थी? तो वह हो जाएगी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी और अनुसूचियां देखा जाए तो 10 थी। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इनमें थी। अब देखते हैं कुछ मुख्य विशेषता। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। दूसरी, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देसी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देसी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुई थी। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसंधि व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ावा देकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और वर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है उसको गवर्नर जनरल के पास दे दिया गया। तो ये सारी ही बातें, इनमें जो विशेषताएं हैं इनको याद रखिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो जस्ट हमने पढ़ा है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था लागू की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो मैंने आपको जो 1935 शासन अधिनियम था उसके तहत बताया था उनकी विशेषताओं के साथ कि किसको 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान होना, ये नहीं बोला गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ये बिल्कुल सही है, लिखा गया था 1935 में। एक संघ की योजना पर विचार किया गया था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम जो 1935 थी, इसको किसने कहा दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। क्रिप्स मिशन को उत्तरतिथिया चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। देखते हैं यहाँ पर 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था क्या? तो प्रांतीय सहायता, सांप्रदायिक प्रतिनिधि और संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पर प्रांतीय सहायता, सांप्रदायिक प्रतिनिधि और संघीय व्यवस्था, ये तीनों ही 1935 के अधिनियम में उल्लेखित है। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कब स्टार्ट किया गया था? 1942 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी की भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो डेट को भी याद रखिए, 9 अगस्त 1942, करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का आंदोलन का नारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया था, उसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कब हुआ था ये आंदोलन? 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। तो देखिए यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था, जो कि 1942 में स्टार्ट हुई थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के ज्यादातर बड़े नेताओं को 9 अगस्त की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को इस समय आगा खां महल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो यह कौन सी अधिवेशन के समय चलाया गया था?
तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी 1938। 1938 के हरिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। देखते हैं यहाँ पर 1938 ईस्वी में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का एक अग्रदूत था। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का अग्रदूत था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। यहाँ पर देखते हैं, जापान में रह रहे क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की। अतः रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का ही अग्रदूत थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आजाद हिंद फौज जो थी वो किसके नेतृत्व में लड़ी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था तथा इसके प्रथम जो सेनापति थे वो मोहन सिंह और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू पैरवी में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें नेताजी कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्नाह को कायदे आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी, अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं परामर्शदाता बन गए। तभी से सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा दिया गया। ये भी पूछता है कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो है किसके किसके द्वारा बोला गया है।